बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरजाना राजा अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ। मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करती हूं। आपने मुझे बजट के बारे में सवालात भेजे हैं। बहुत से सवालात मुझे मिले हैं कि मेरे बजट के ऊपर क्या तासुरात हैं। पाकिस्तान में जो भी हालिया एक बजट पेश किया गया है, और चूंकि मैंने पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की एक बुनियाद रखी, तो उसको सामने रखते हुए पाकिस्तानी बजट को कैसे आवाम को उसमें रिलीफ दिया जा सकता है, और आईएमएफ के साथ जो मामला तय नहीं हो पा रहे हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उस पर भी रोशनी डालने को कहा गया है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ एक क्विक सी वीडियो आपको बना दूं, और मैं ये क्विक सिर्फ बजट के ऊपर सवालों के जवाब हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक क्विक बात कर लूं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, बजट जिन नामसाइद हालात में बनाया गया है, बजट एक कंटिन्यूटी ऑफ जो पॉलिसीज होती है उसके नतीजे में बजट हमारे से वजूद में आता है। यानी कि आपने एक पॉलिसी 5 साला मनसूबा बनाते हैं, उस 5 साला मनसूबे को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आप उनके साथ ये अपना मनसूबे शेयर करते हैं, और उसको आगे बढ़ाते हुए एवरी ईयर उसकी पॉलिसी में कुछ आपको अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करनी होती हैं, कुछ आपको अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स करनी होती हैं, कुछ आपको अपने फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं। और अगर तब्दीलियों की जरूरत नहीं है तो उसी को, जिस तरीकेकार को आप लेके चल रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यूटी और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहेंगे किसी हुकूमत को, और कोई भी हुकूमत एक साल में कहीं से बीच में से आके किसी की पॉलिसीज को किसी इमरजेंसी की सूरत में टेक ओवर कर ले और फिर वो अपना एक बजट बनाए, तो वो एक टेम्पररी सा बजट होता है जिसका ग्राउंड रियलिटीज के साथ या उनके फ्यूचर जो आप कहें कि 5 इयर्स प्लानिंग है या 10 इयर्स प्लानिंग है, वो उस तरह के किसी प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक मैंने आपको बताया है। दूसरी, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो वो डिमांड करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस मुल्क को ये पैकेज दे रहे हों या जिस मुल्क के साथ भी वो पॉलिसी अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हों, वो उन जो कवायद और शराइत हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरे। अब इन कवायद और शराइत को हम ये कह लें कि वो सियासी तौर पर या वो आपको इंटरनेशनल कुव्वतों के हाथों से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं और आपके मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो सबोटाइज करना चाहते हैं, ये मैं कहूंगी कि ये थोड़ी सी एग्जेजरेशन जरूर होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मिसाल ले लें कि आप किसी बैंक में, एग्रीकल्चर बैंक में, हमारे सिंध सूबा में एग्रीकल्चर है, पंजाब में एग्रीकल्चर है, सारे सूबों में है लेकिन बड़े पैमाने पे, जब आप एग्रीकल्चर के लिए भी किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, आपके अपने मुल्क का एग्रीकल्चर बैंक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपको एक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू देता है कि अगर आप ये स्टेप्स उठाएंगे तो आप मेरे लोन के लिए एलिजिबल होंगे। अब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के पास चले जाइए तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आपका लोन अप्रूव करने के लिए वो आपकी इनकम, आपका क्रेडिट, आपकी बहुत सारी और स्टेप्स देखेगा कि क्या आप इस लोन को वापस करने के काबिल भी हैं या नहीं है। इस तरह तो हर पाकिस्तानी चला जाए और वो कहे जी मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दे या 50 लाख का लोन दे दे। इवन आप गाड़ी खरीदने जाते हैं लीज के ऊपर, तो उनकी भी कुछ शराइत होती है, वो आपको हर किसी को तो गाड़ी लीज पे नहीं दे देते हैं। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसी मुल्क को, जिसमें अगर इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, अनरेस्ट है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो आपको जो है वो ऐसा अपना पैसा उठा के आपको दे देंगे कि आप इस पैसे का जो मर्जी करें, तो ऐसा नहीं होता है। हम बजाय इसके कि इसकी तामीरी तनकीद करें और उसके जो असल पहलू हैं उनको देखें कि की वजूहत क्या, इल्ज़ाम तराशी की जो हमारी एक सोच, जो कि कई सदियों से, दहाइयों से हम इल्ज़ाम लगाने के जो है वो बहुत जल्दी कर देते हैं, तो उसकी तरफ चले जाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो कि इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं, बैंकिंग को समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह की बात कर देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब ये लोगों ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं जरूर इस पे कमेंट दूं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब्सिडी, जो जनरल सब्सिडी होती है, वो उसको कभी पसंद नहीं करते हैं।
उनकी हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है वो जनरल सब्सिडी के बजाय टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाइए मुल्क के अंदर। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक हाईवे बना दिया गया है फॉर सोशल प्रोटेक्शन फॉर द टेकिंग केयर ऑफ पूरेस्ट ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। तो अब उस हाईवे को यूज करते हुए आप सब्सिडी दे दीजिए टारगेटेड। अगर आटा भी सस्ता देना है, चीनी सस्ती देनी है, पेट्रोल सस्ता देना है, आपने उनको किसी इन सब चीजों पे सब्सिडी देनी है, हर जरूरत की जो आम जिंदगी की चीजें हैं, तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो दायरा-ए-कार है उसको बढ़ा के, यानी कि जो गरीब से गरीब तर है वो तो जो पैकेज ले रहा है वो लेता रहे, वो पैकेज आप दूसरे या तीसरे या चौथी टियर के जो लोग हैं जो आपके पास डाटा में मौजूद हैं, आप उनको वो पैकेज ना दें। आप किसी ऐसे टियर को जो कि माली तौर पर थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में है, जिनके पास जॉब्स हैं, आप उनको पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी का कार्ड बना दीजिए। जिनको आप ये देखें कि उनके माली हालात जो हैं वो तो थोड़े से बेहतर है, लेकिन उनके घर में जितने अफराद हैं उसके लिए उनको आटा, चीनी, जरूरत की जो चीजें हैं उसके ऊपर सब्सिडी दे दी जाए, बजाय इसके कि वो जो माहाना पैकेज है हेल्प का वो देने के बजाय उनको उसकी सब्सिडी के कार्ड बना के दे दिए जाएं कि उनको चीनी इस कीमत पर मिलेगी जब वो बाजार में जाएंगे, या उनको घी इस कीमत के ऊपर मिलेगा। सब्सिडी देते हैं। तो एक आदमी जो कि अपनी लैंड क्रूजर में आके उस गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा होता है, वो अपनी लैंड क्रूजर में भी उतने ही कीमत का पेट्रोल डलवाता है जितनी कीमत में एक मोटरसाइकिल वाला गरीब मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करता है और अपने बच्चे को स्कूल में रास्ते में ड्रॉप करता हुआ उस फैक्ट्री में जाता है, वो भी उतने ही पैसों में डलवाता है। किसी बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का खाने का बिल देके जो ग्रुप ऑफ पीपल या रिच क्लास से लोग बैठे होते हैं, वो भी उसी सब्सिडाइज्ड आटे की रोटी खा रहे हैं जिसमें एक गरीब बेवा माँ अपने 5-6 बच्चों का जो खाना है वो आटा लेती है, वो भी उसी प्राइस पे लेती है जिसमें 5 स्टार होटल वाले लेते हैं। तो ये इस तरह की जो अय्याशियां हैं इस सब्सिडी के जरिए से, उसको दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनको टारगेटेड सब्सिडीज का पॉलिसी उनके सामने रख दें तो वो यकीनन आपकी जो ये जनरल सब्सिडीज के ऊपर जो उन्होंने कदगन लगाई है या जो कंडीशंस लगाते हैं वो उसको आपसे वापस ले लेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये यकीन दिलाना होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने उसको बना दिया है, और हमारी जो बजटरी सपोर्ट है एक बड़ी पैमाने के ऊपर वो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे जो बिजनेस एलीट है, जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट एलीट है, उसके जरिए से हमारा जो एक बड़ा हाईवे बना हुआ है जो कि ऑफिशियल है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके जरिए से उनकी इमदाद आ रही है। कुछ हम इंटरनेशनल सपोर्ट लेंगे और ये टारगेटेड सब्सिडीज हम देंगे। जब ये आप IMF के सामने रख देंगे तो IMF आपको जनरल सब्सिडीज वाली जो पॉलिसी है या टारगेटेड सब्सिडीज को मिनिमाइज करने वाली पॉलिसी है उसके ऊपर वो आपकी मुखालफत नहीं करेंगे। दुनिया के जो मुहज्जम ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ऐसी बात तो नहीं कि वहां पे गरीब नहीं है, वहां पर भी बहुत गरीब है, और ये जो गरीब हैं उनको फूड स्टैम्प्स दिए जाते हैं, उनको मकान किराए पे लेके उसकी जो मंथली माहाना किराया है वो दिया जाता है, उनके बच्चों को स्कूल फ्री में भेजा जाता है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ और उनके कॉलेजेस का, क्योंकि यहाँ पर तालीम फ्री नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी उनको फीस दी जाती है ताकि वो बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर सकें जो कि इन खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि इसमें एक तो उनके हुकूमती निज़ाम जो है वो सोशल प्रोटेक्शन का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसका मेजॉरिटी जो बजट है वो उनकी एलीट क्लास से और बिजनेस क्लास से आता है। तो इसलिए इन मुल्कों में गरीब को तारीखियों में नहीं फेंक दिया जाता कि मुल्क गरीब हो गया है या हम अफोर्ड नहीं कर सकते और एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो हमारे साथ चल नहीं सकता, तो आप उसको पिछली सदी में धकेल के और मुल्क का एक थोड़ा सा हिस्सा इशराफिया का जो 5-10% होता है उसको लेके आप नई सदी में दाखिल नहीं होते, बल्कि आपने जो ऐसा तबका जो कि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनका जो आपके साथ उस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको हुकूमतें और
जो मुल्क बना के चलाने वाली जो कुव्वतें और पॉलिसीज गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसीज बनाती हैं और उनको अपने साथ अगली सदी में सबके साथ बराबरी की सतह पर दाखिल करते हैं ताकि उनको कहीं पर एहसास कमतरी की शिकार ना हो। और यही मजहब इस्लाम ने हमें सिखाया भी है। और हम तो पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुमलिकत है, तो पाकिस्तान में तो इस पॉलिसी को बहुत ही बड़े पैमाने पर राइज होना चाहिए, बजाय इसके कि वो मुल्कों में ये पॉलिसियां बहुत कामयाबी से चल रही हैं जिनका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है। तो यहाँ से ये सबक, तो मैं ये थोड़े से कुछ हकाइक थे, बड़ी क्विक वीडियो। मैं पूरे बजट के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं करना चाहती कि ये एक बजट जो है वो अनरियलिस्टिक जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके ऊपर बेस किया गया है। तो इसके ऊपर तो एक बहुत आप समझ लें कि एक टेम्पररी किस्म के हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सिचुएशन सामने है, एक बजट बनाया गया है, इसके ऊपर बात करना, उनको तनकीद का निशाना बनाना या उन पैसे पॉइंट्स निकालना, मेरे ख्याल में ये मेरा काम नहीं है इस वक्त। मैंने सिर्फ आपको हकाइक से आगाह करना चाहती थी कि ऐसा क्या होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे आड़े आ जाते हैं। मैं एग्जांपल एक देते हुए चली जाती हूँ आपको कि जब मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी और मैं वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करना चाहती थी कि ताकि नौजवान जो है, जो यूथ है, उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देके हम उसको अपने पैर पर खड़ा कर सकें। तो मुझे उसमें 430 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो दरकार थे इस प्रोग्राम के लिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जब मैं मीटिंग करने के लिए उसके चेयरमैन के साथ मनीला गई फिलिपीन में, तो वहां पता चला कि हमारे पास कंफर्ट लेटर नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि हमने कुछ पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया है। तो ये जो रकम है या ये जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हमें नहीं मिल सकती है। तो वहां पर मैंने एक मौरूजा ये रखा है कि क्या आप समझते हैं कि मैं अपने मुल्क के गरीब से गरीब तर खानदान कहूँ कि अपने बच्चे का इलाज ना कराना, स्कूल ना भेजना, खाना नहीं खाना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कंफर्ट लेटर नहीं है, और हम कंफर्ट लेटर का इंतजार करें फिर हम उनके खाने का इंतजाम करें। ह्यूमैनिटेरियन जो सपोर्ट होती है, जो सोशल प्रोटेक्शन सपोर्ट होती है, उसको आप इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उससे वेव ऑफ करके एग्जेम्प्ट करके निकाल सकते हैं। तो इस वक्त दोबारा मौजूदा हुकूमत ये कर सकती है कि आईएमएफ से ये बातचीत कर सकती है, क्योंकि आईएमएफ तो सबसे बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। तो आईएमएफ उनको सपोर्ट कर सकती है कि इस प्रोग्राम के जरिए से, इस हाईवे के जरिए से अगर आप कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, मुल्क के अंदर अगर आपको सोशल प्रोटेक्शन का निज़ाम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निज़ाम बनाना है, तो वर्ल्ड बैंक के जरिए से वो आपके हेल्प करेंगे कि आप इस तरह के निज़ाम वज़े कर सकें, ताकि आपका जो गरीब तरीन तबका है या जो लोअर मिडिल क्लास है वो इस महंगाई और इस प्रॉब्लम जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इससे हर्ट ना हो। क्योंकि जो एलीट क्लास है, अगर वो हालात खराब भी हों तो वो अगले कुछ सालों के लिए बहुत अच्छा अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो लोअर मिडिल क्लास के ऊपर और गरीब तरीन तबके के ऊपर पड़ता है, जो कि उस इकोनॉमिक जो बोझ उनके ऊपर आ जाता है उसको वो सहार नहीं सकते हैं और वो गरीब तर होते चले जाते हैं और मजीद तारीकियों की तरफ चले जाते हैं। तो ये मेरा एक क्विक एनालिसिस था जो मैं आपको आईएमएफ पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और प्लस जो लेटेस्ट बजट आया है और उसमें टारगेटेड सब्सिडीज और जनरल सब्सिडीज की जो एक बहुत ही अहम बात जनरल सब्सिडीज की हो रही है। टारगेटेड सब्सिडीज की तो मैंने देखा कोई बात ही नहीं करता है। तो प्लीज आप जो इंटेलिजेंशिया है और जो मीडिया है और जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड सब्सिडीज के निज़ाम को राइज करने के लिए और सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उस हाईवे के जरिए इस्तेमाल करने के लिए आप अपना किरदार अदा करिए। आप देखिए कि आपके मुल्क के 50% अवाम तो मैं नहीं कहती कि खुशहाली में चले जाएंगे, बट एटलीस्ट इस क्राइसिस में दब के उनके सांस बंद नहीं होंगे, बल्कि वो अपने डेली मामलात और अपने बच्चों का ख्याल रख सकेंगे। तो इन ख्यालात के साथ मैं आपसे फिर इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले सवालों के साथ आप जो जो मुझसे सवाल पूछते जाएंगे मैं ऐसी ही क्विक वीडियोस बना के आपको उसके जवाब देती चली जाऊंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।